मैं निशांत तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं एक नए टॉपिक को लेकर। आज का मेरा जो टॉपिक है वो हाल ही में जो कुछ दिन 2-3 दिन पहले खत्म हुई है यूपीएससी की मेंस परीक्षा 2022 की, उसके जनरल स्टडीज के प्रश्न पत्र को हम डिस्कस करने के पहल शुरू किए हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में इंडियन सोसाइटी के सेगमेंट के बारे में बात की थी कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम जीएस फर्स्ट पेपर के इंडियन हिस्ट्री वाले सेगमेंट को डिस्कस करेंगे कि उसमें कितने प्रश्न पूछे गए हैं और जीएस फर्स्ट पेपर में उसका कितना वेटेज है, तो किस तरीके से आप अपनी तैयारी करते समय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अपना बेस बनाएं और एक सही दिशा में तैयारी करें। तो इसमें जो प्रश्न है वो 6 प्रश्न पूछे गए हैं टोटल, जिसमें 3 प्रश्न है वो 10 अंक के हैं 30 नंबर के, और 3 प्रश्न है जो 15 अंक के हैं 45 अंक के। कुल मिला के 75 अंक का आपका जो है हिस्ट्री वाला सेगमेंट पूछा गया है। यानी अगर आप देखें तो ज्योग्राफी सबसे ज्यादा वेटेज रखता है 100 नंबर का, इसके बाद सोसाइटी और हिस्ट्री इस बार 75 वेटेज रखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न की ओर रुख करते हैं कि प्रश्न पूछा क्या गया है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला, मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की जो मूर्तिकला थी उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। ये 150 शब्द में पूछा है। यानी ये मिडाइवल हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड सवाल है कि जो मध्यकालीन भारतीय समाज था उस दौरान जो मंदिरों की मूर्तियां होती थी वो उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व कैसे करती हैं। तो जब हम समाज में देखते हैं कोई भी वास्तु कला जो होती है या स्थापत्य कला होती है तो समाज के जीवन का ही प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हमारे समाज में होता है वैसे हमारे मंदिरों में होता है। जैसे हमारे समाज में जो जीवन शैली होती है, जो संस्कृति होती है, जो मूल्य होते हैं वो मंदिरों में भी उस टाइप की संरचना देखने को मिलती है। उसके बारे में पूछा है, बहुत सिंपल सा सवाल है, तो हल कर सकते हैं इसको। अगर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और कला संस्कृति पढ़ रहे हैं तो। इसके बाद दूसरा प्रश्न है भारतीय परंपरा और संस्कृति में, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा कीजिए। यानी जो भारतीय परंपरा और संस्कृति में है उसका, इसमें गुप्त काल का क्या योगदान है और चोल काल का क्या योगदान है। तो गुप्त काल तो आप पढ़ते ही हैं कि भारतीय संस्कृति का, परंपरा का या भारतीय इतिहास का, साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। और चोल काल में बहुत सारे ऐसे विकास हुए, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो हमारी परंपरा और संस्कृति में 4 चांद लगाती है। तो उसके योगदान पर सिंपल सा प्रश्न पूछा है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है जिसको कल्चर से रिलेट कर दिया है। तो इसको 250 शब्द में लिखना है। यानी आप, ये 15 अंक का है, 250 शब्द में आपको लिखना है। तो अगर आप गुप्त काल पढ़ेंगे, चोल काल पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको हल कर सकने की स्थिति में होंगे। तीसरा प्रश्न है भारतीय मिथक, माइथोलॉजी, कला, आर्ट और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की, वृषभ यानी बैल, सिंह और वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार कीजिए। ये 250 शब्द में है, 15 अंक। यानी भारतीय जो मिथक है, कला है, हमारी वास्तुकला है, उसमें सिंह और वृषभ की मूर्तियां देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से लेकर अशोक के स्तंभ तक और भी बहुत सारी मूर्ति कला में या मंदिरों में, मूर्तियों में सिंह और बैल की आकृति पाई जाती है। तो उसका क्या महत्व है, कहाँ से उसका रेलिवेंस है और क्यों वो दिखाई जाती है मिथक में, कला में, इसके योगदान को आपको लिखना है 250 शब्द में। आपके पास पर्याप्त कंटेंट है अगर आप सीरियस रूप से तैयारी किए हैं। तो ये रहा आर्ट, कल्चर और मिडाइवल और एंशिएंट का प्रश्न। अब 3 प्रश्न जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से हैं, मॉडर्न से हैं ये 3 क्वेश्चन। इसमें पहला सवाल है अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तात्कालिक भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती है। ये कह रहा है कि जो भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी सेना थी, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में तो कुछ ही लोग यूरोपीय थे, अधिकांश भारतीय सिपाही थे। तो वो जो सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो क्यों, जो तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक, बेहतर और सुसज्जित सेना थी, जो भारतीय शासक हुआ करते थे समय के रियासतों के, तो संख्या बल में उनके पास अधिक सेनाएं थी और बेहतर सुसज्जित सेना थी। इसके बावजूद भी ईस्ट इंडिया की सेना जिसमें भारतीय सिपाही थे वो क्यों लगातार राजाओं की सैनिकों से जीतती रही और भारत पर कब्जा किया अंतिम में। इसको 150 शब्दों में लिखना है। आप बहुत अच्छे से समझेंगे जब आप इस प्रश्न को, तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी जो सेना होती है उसमें संख्या बल से ज्यादा जरूरी होता है कि उसके पास प्रॉपर डिसिप्लिन हो,
नए इनोवेशन वाले हथियार हों। जैसे आप देखते हैं इजराइल जो है, इजराइल छोटा सा देश है लेकिन उसकी सेना बेहतर डिसिप्लिन, आधुनिक हथियारों से लैस और स्मार्ट है। तो उसकी सेना का, उसकी रा का, जो भारत में रहा है रिसर्च एनालिसिस विंग, उसकी मोसाक है, तो वो एजेंसी का कैसे सार्थक तरीके से काम करती है। तो आप वहां से जब ध्यान करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि किसी भी सेना के लिए क्या जरूरी है। जैसे भारतीय सेना डिसिप्लिन पर फोकस करती है, आधुनिक हथियार खरीद रही है, उसको ये लगता है कि संख्या बल से ज्यादा जरूरी स्मार्टनेस है। तो इसके माध्यम से आप अगर देखेंगे तो वहां के जो शासक थे कैसे हथियारों का उपयोग करते थे। और भारतीय राजा पुराने ही हाथियों पर चढ़ के तलवार भाला से लड़ते थे, वो तोपों से लड़ते थे, गोली बंदूक से लड़ते थे। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा विस्तार में बताएंगे नहीं कि समय अभाव है। प्रश्न पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। फिर नेक्स्ट प्रश्न है जो औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि हुई। यानी अकाल तो हमेशा से ही पढ़ते रहे हैं, लेकिन जब औपनिवेशिक भारत था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो 18वीं शताब्दी के मध्य से यानी 1750 के बाद से अकाल में अचानक वृद्धि हो गई। तो एक तो अकाल के बारे में आप पढ़ते होंगे कि बारिश नहीं हो रही है, रीजन है, लेकिन अकाल का सबसे बड़ा रीजन है कि खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो जाना। तो खाद्यान्न की कमी उत्पन्न होने के पीछे ढेर सारे रीजन होते हैं। एक तो वितरण, अगर वितरण ढंग का नहीं है तो खाद्यान्न हो तो रहा है लेकिन लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। उत्पादकता घट गई, उत्पादकता में कमी हो गई। और उत्पादकता में कमी तब होती है जब आपकी जमीन का सुधार नहीं हुआ हो, जमीन में उत्पादकता ही नहीं हो। तो जबरदस्ती अंग्रेज नील की खेती कराते थे तो जमीन बंजर हो जाती थी, उत्पादकता नहीं होती। जमीन के राजस्व पर उनका ज्यादा फोकस था कि अधिक से अधिक राजस्व मिले, जमीन के सुधार पर, सिंचाई पर, इन जैसी कोई योजनाएं वो चलाते नहीं थे। और अगर उत्पादन होता भी था तो वो सभी लोगों तक बराबर पहुंच नहीं पाता था। तो ये ढेर सारे कारण है। आप इसको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको ये मिलेगा। बारीकी से आप देखेंगे प्रश्न पत्र तो आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप अगले साल अटेम्प्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पढ़ने के दौरान कहाँ हमको रुकना है, कहाँ समझ के पढ़ना है कि सवाल कहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है। उदाहरण से दी जाती है। हमारे जो भारत में आप राज्य देख रहे हैं, प्रदेश देख रहे हैं, उसका राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन एक दिन में नहीं हुआ। वो 19वीं शताब्दी से, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य से आप कह सकते हैं 1850 के मध्य से निरंतर चल रही प्रक्रिया है। तो 1850 के बाद से कैसे भारतीय राज्य जो है उद्भव होने लगे, कैसे उनका राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ, और अभी तक जो लास्ट है तेलंगाना का निर्माण, तेलंगाना 2014 का निर्माण तक राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन उसका होता रहा। यानी 1850 के बाद से कैसे प्रिंसली स्टेट बने, कैसे कमिश्नरेट सिस्टम बना, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, तो वहां से संकल्पना आई और लास्ट तेलंगाना तक की राजनीतिक यात्रा को आपको बताना है कैसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस तरीके से आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सवाल जो है वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल सवाल पूछे गए हैं। हाँ, लेकिन आप अगर सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। जब आप हिस्ट्री को समझने के लिए पढ़ेंगे, कुछ रुचि लेकर पढ़ेंगे, कुछ जिज्ञासु मन से पढ़ेंगे, तो आप इन सवालों को हल करने में सहज रहेंगे। तो ये हिस्ट्री के 6 सवाल रहे जो कुल मिला के 75 अंक वेटेज रखते हैं। तो आप इन सवालों को देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे। मैं अपने वीडियोज में और 2020 के, 19 के, 21 के प्रश्न पत्रों को डिस्कस करूंगा, तो आपको ट्रेंड पता चलेगा कि यूपीएससी अगर मॉडर्न में सवाल पूछ रही है तो किस एरिया से पूछ रही है, कहाँ से ज्यादा वो सवाल बना रही है। अब अगर हम पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से सवाल बनने की संभावना है, तो हम वहां अवेयर होकर पढ़े। तो इस तरीके से ये मैंने 2022 के मेंस क्वेश्चन पेपर के हिस्ट्री वाले सेगमेंट को डिस्कस किया। और आगे अगले सेगमेंट में मैं अन्य सब्जेक्ट को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए।